चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। ट्रांसलेशन के हवाले से फैसला क्या हुआ और कहाँ पे खड़े हैं? ट्रांसलेशन बहुत जल्दी आपके सामने होगी, आप पढ़िएगा इसे और मैं कोशिश करूँगा कि इसका ऑडियो वर्ज़न भी आपके लिए अवेलेबल हो। वो लोग जो चाहते हैं कि इसको सुन सकें, वो सुन सकेंगे, जो पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकेंगे और इसमें बहुत सारी हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान की कौम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफ़ान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ब्रॉडशीट का मामला इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। आपको याद होगा 11 रोज पहले जब मैंने ये खबर ब्रेक की और कहा था आपको कि ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें चार्जशीट किसी एक शख्स के हवाले से नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे जो माजी के लीडर्स थे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं और ये मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह वही हुआ। अभी भी ब्रॉडशीट जेर बहस है, इस पे कमेटीज बन रही हैं और इंक्वायरी कमेटी एक बनाई गई है जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब होंगे। शेख साहब जो जस्टिस अजमत शेख साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जब थे तो मैंने इनकी अदालत में मुतअद्दिद बार जो है वो रिपोर्टिंग भी की है और मैं जानता हूँ ये किस किस्म के जज हैं। व्यूअर्स, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कमेटी काम कैसे करेगी और फिर दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है बराए इत्तलात, उसने भी ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को इजलास में तलब किया है, जिसके हवाले से काफी ज्यादा बात भी की जा रही है कि शबीर फराज साहब का मौकिफ है कि जितने बाकी लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इस हवाले से बात हम करेंगे। हमारे साथ इब्राहिम राय साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। राय साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और ये डेवलपमेंट जो हुई हैं सर, ये ब्रॉडशीट पाकिस्तान की गलियों में जो है वो डिस्कस हो रही है। जी हाशमी साहब, बिल्कुल आपकी खबर ने काफ़ी पाकिस्तान के ऐवानों में हलचल मचाई हुई है और ये हलचल जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रही। और ये अब जो प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी कमेटी, जो बड़ी ही हाई पावर्ड कमेटी है, इसका जो ऐलान किया है, इसको आप कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ही एक डेयरिंग स्टेप लिया है शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए। और अपोजिशन भी ये तवक्को नहीं कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इस किस्म का कोई स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो जब ये स्कैंडल आया, जब आपने ये स्कैंडल ब्रेक किया, तो इसका पूरा रुख जो है वो शरीफ खानदान की जानिब था। लेकिन बाद में अपोजिशन ने ये कोशिश की कि इसका रुख जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब मोड़ दिया जाए और शहजाद अकबर की जानिब मोड़ दिया जाए, जो मुशीर दाखिला हैं प्राइम मिनिस्टर के। अब इस पूरी सूरत हाल में ये काफ़ी मुश्किल फैसला था कि इसके लिए एक ऐसी कमेटी बनाई जाए कि उस कमेटी की फाइंडिंग्स जो हैं वो हुकूमती अरकान की जानिब भी जा सकती हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है। और फिर इसमें हाशमी साहब, सबसे अहम बात यह है कि उन्हें पूरा अख्तियार दिया गया है कि इस कमेटी के जो दीगर मेंबरान हैं, दीगर अरकान, उसका तयन वो खुद करें, वो खुद नामजद करें और उसके ऊपर हुकूमत जो है उन पर कोई दबाव नहीं डालेगी कि आप ये इस कमेटी में अरकान जो हैं वो शामिल करें। इससे पहले हुकूमत ने एक वुज़रा की कमेटी बनाई थी, लेकिन जब अपोजिशन ने उसके ऊपर तनकीद करनी शुरू की तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो ऑफिस के ज़राए हैं, उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इस मामले में बहुत पुरअतमाद हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने तमाम शकूक व शुबहात दूर करने के लिए ये कमेटी जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बनाई, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। दूसरा, इसका एक मकसद जो है वो प्रॉबेबल ये है कि जैसे ही आपकी स्टोरी की मुख्तलिफ तहें खुल रही हैं, तो इसमें कुछ ऐसे भी इल्ज़ामात आ रहे हैं कि जो जनरल्स थे, एक्स जनरल्स, प्रॉबेबली उनके पार्ट पे भी जो है कुछ फाउल प्ले था, जिस किस्म के एलिगेशंस आ रहे हैं। अभी तक ये एलिगेशन साबित नहीं हुए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एक इंक्वायरी कमेटी होगी। और ये इंक्वायरी कमेटी के बारे में बहरहाल शेख रशीद ने तो ये प्रिडिक्शन की है कि ये पैनामा 2 भी साबित हो सकती है, यानी शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो इस हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त कदम है ताकि हकायक जो हैं वो कौम के सामने आएँ। राय साहब, आपको भी और हमारे सुनने वालों को भी मैं एक बात बताऊं कि कल एक स्टोरी छपी है जिसमें कभी मसावी को अच्छा, बाज लोग ये भी कहते हैं मसावी नहीं है, ये मूसवी है और इमाम मूसा काजिम और ऑब्वियसली ईरान से इसका। अच्छा, मैंने इस पे उनसे बात भी की है तमाम सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि वो मसावी साहब बरतानिया में रहे हैं काफी अरसे, तो उन्होंने अपना नाम मूसवी से मुसावी कर दिया है। और
लोग यहाँ पे उसे प्रोनाउंस भी इसी तरह करते हैं। तो इट इज कवी मुसावी, इसे लिखा भी इसी तरह क्या हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या उनके हवाले से राय साहब खबर छपी है यहाँ पे कि जनाब इन्होंने भी हमारे लिए जफर क्यूसी जो है, जफर अली क्यूसी, उन्होंने इल्जाम लगाया, एक लेटर जारी किया कि इन्होंने भी हमसे हमसे कहा था कि पैसे रिकवर करवा के दो, पाकिस्तान से इतना हिस्सा हम तुम्हें देंगे। मैंने इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उनसे बात की, इन तमाम साहिबान से। अच्छा, कवि मुसावी साहब ये कहते हैं कि ये जो मैसेजेस हैं, जिसका हवाला उस लेटर में दिया गया, जो ये कहते हैं कि कवि मुसावी ने मुझे मैसेज भेजा, मैंने फिर उसके बदले में ये कहा कि यार तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, रिटायरमेंट लो और घर जाओ। तो राय साहब उन्होंने अपने उस बयान में और अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि ये तमाम बातें सच हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरा ये काम है पैसे रिकवर करवाना मुल्कों के, और मैं आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूं, जब भी मैं ऑफर आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे मेरा हिस्सा दें, आप अपने पैसे लें और घर जाएं, तो आप उसे ब्राइब का नाम दें, आप उसे कट का नाम दें, आप उसे जो नाम देना चाहते हैं दें। और राय साहब अब यहाँ पे ये हो ये रहा है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कवि मुसावी को जो है उसे मलाइन किया जा सके। हम कवि मुसावी को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो हकाइक हैं, अगर पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी टियर के ऊपर कहीं गबन हुआ या कहीं पर लूटा गया, वो पैसा पाकिस्तान में आना चाहिए। जफर अली साहब से इसको मैंने मैसेज भी किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे राज साहब ये है कि कवि मुसावी ये कहते हैं कि जफर अली क्यूसी उनके पास चल कर आए थे, वो कभी भी नहीं जानते। और इसकी इस हवाले से जो टेलीफोन पे कंफर्मेशन भी दे दी गई है। अब मुझे राज साहब आपसे ये तज्जिया चाहिए कि ये इंक्वायरी होगी, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? इदारों को होगा, पाकिस्तान की नैब को होगा, हुकूमत को होगा, नून लीग को होगा, या किसी ऑपोजिशन की किसी और जमात को होगा? देखिए, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो जो पाकिस्तान की आवाम है उसको होगा कि ये पैसे वापस आए ना आए, कम से कम पाकिस्तान के जो अवाम है उन्हें हकायक का तो पता चलेगा कि ये शरीफ ख़ानदान के जो मुबैना असासे हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की, जिसको वापस लाने के लिए इतनी बड़ी रकम जो है वो एक गैर मुल्की कंपनी को दी गई, तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, वो किन शराइत पर दी गई, और उसके बाद क्या वाकई ही जो जिन किरदारों के नाम लिए गए हैं उन्होंने उसमें कोई कट्स लिए, और ये कोई भी हुकूमत होती तो उसके लिए ये एक आसान फैसला नहीं था। ख़ास तौर पर हाशमी साहब, होता ये है कि हुकूमतें जब इस किस्म की कोई इंक्वायरी कमेटियाँ बनाती हैं तो उसमें या तो वो अपने वुज़रा शामिल कर देती हैं या ऐसे महकमों के अफराद और ऑफिसर शामिल करती हैं जो हुकूमत के अंडर काम करते हैं, ताकि उन्हें इन्फ्लुएंस करना आसान हो। तो लेकिन ये ये शेख साहब पे जस्टिस साहब जो हैं, इन पर कोई ऑपोजिशन एतराज बाद में नहीं उठाएगी? आपको लगता है कि यहाँ पे मामला वो नहीं होंगे? इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा। जी देखें, पैनामा जो बेंच था उसमें जस्टिस साहब शामिल थे, लेकिन पैनामा का जो 5 रुकनी बेंच था उसने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। उसके बाद जो उनकी अपील थी नाअहली के बाद, वो आपको पता है कि वो फुल कोर्ट में वो अपील जो है मुस्तरद हुई थी। इसका मतलब तो यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जिस जज को भी यानी आप अपॉइंट करते, अगर सपोज जस्टिस साकिब निसार को करते तो फिर भी एतराज़ात उठते। अभी आपको ये हाजिर सर्विस जज को करते तो उसके लिए पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन करनी पड़ती, और उनके ऊपर पहले ही जो है वो मुकदमात का बहुत बोझ है, और बहुत ज़्यादा इम्कान था कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जो है वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी से बचते हैं, क्योंकि उनका कोई भी किसी किस्म का डिसीजन आता, एक पार्टी के हक में आता या दूसरी पार्टी के हक में आता, तो वो एक कंट्रोवर्शियल हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट। तो बेस्ट ऑप्शन यही था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इसके ऊपर इस कमेटी का सरबराह बनाया जाए। और फिर बहुत अच्छी बात यह है कि उनको ये अख्तियार दिया गया कि आप अगर चाहें तो जिस इदारे की मर्जी खिदमात लें, आप चाहें तो अपनी मर्जी का जो ऑफिसर है या किसी भी हवाले से आप जिस तरह से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जिसको बुलाना चाहते हैं आप बुलाएं। तो एक आज़ादाना तहकीकात के लिए ये कमेटी बज़ाहिर लग रहा है कि बनाई गई है, और इसका जो भी यानी इंक्वायरी होगी उस, क्योंकि इस तरह के मामला जो हैं उनके शवाहिद जो हैं उनके हकायक पाकिस्तानी आवाम को नहीं पता चलते, तो ये इसका जो सबसे बड़े बेनिफिशरी होंगे कम से कम हकायक के हवाले से वो जो है वो पाकिस्तानी आवाम ही होंगे। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने तमाम सुनने वालों के लिए और आपके भी सुनने वालों के लिए, कि हमने उस पूरे फैसले का उर्दू तर्जुमा एक किताब की शक्ल में हम कर रहे हैं और कुछ दिनों में वो अवेलेबल भी होगा।
ताकि पाकिस्तान की जो आम लोग हैं उन्हें पता चल सके कि इतनी मुश्किल अंग्रेजी में उनके बारे में, यानी पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा हुआ है और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में क्या लिखा हुआ है जो उस वक्त डील कर रहे थे। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट होगा, ये फैसला आम आदमी तक पहुंचना चाहिए और तमाम पैसा पाकिस्तान आएगा तो यकीनन इसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा। राय साहब, जाते जाते मुझे इस पे भी कमेंट कर दें कि फॉरेन फंडिंग का मामला चल रहा है, वो केस चल रहा है, अपोजिशन कहाँ पे खड़ी है? वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई इशू उनके हाथ में रहे जिससे इस हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई महाज क्रिएट किया जा सके। आपको लगता है कि अब कुछ ऐसा है इस केस के अंदर, जान है? चूंकि एक स्टोरी मैंने की है, अमेरिका में कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई और बकायदा एक 750 का एक चेक है और एक $200 का एक चेक है, और वो ये कहते हैं कि 250 ऐसी कंपनीज थी जो पाकिस्तानियों की हैं, लेकिन ओवरहेड्स में इस पैसे को वहां पर इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान नहीं भेजा गया, हमने कोई कानून शिकनी नहीं की। आपके पास सर क्या इत्तलात है इस हवाले से? देखिए आशमी साहब, अगर तो कोई टेक्निकल काइंड ऑफ जो है बेज़ाब्तगी हुई है तो उसका फैसला तो वो स्क्रूटनी कमेटी करेगी, लेकिन ये बात पाकिस्तान में शायद अपोजिशन को भी मालूम होगी, लेकिन वो जाहिर है कि उनका एक नैरेटिव है, वो कहेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान में ये बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद इमरान खान के मुखालफिन भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान ने कोई ऑन पर्पस, यानी आसान अल्फाज में, कि कोई इस नीयत से कोई फंडिंग ली होगी गैर मुल्की इजरायली या इंडियन फंडिंग के, उसके जरिए को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे या पाकिस्तान में कोई इंतशार फैलाएंगे। अब इसमें एक दो टेक्निकल जो नुकात हैं, अगर उनके ऊपर फैसला होना हुआ, जैसे कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर हमारे कुछ एजेंट्स ने कोई बेजाब्तगी के जरिए फंडिंग इकट्ठी की है या उनकी तरफ से कोई बेजाब्तगी हुई है तो उसमें तहरीक इंसाफ कसूरवार नहीं है। अगर उन टेक्निकल पॉइंट्स को देखा जाए और अगर उन टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर फैसला हुआ तो फिर आशमी साहब ये पूरा निज़ाम लपेटा जाएगा। फिर नून लीग की भी फंडिंग जो है उसमें भी ऐसे बेशुमार सर टेक्निकल वहां पॉइंट्स निकलेंगे। सर वहां तो बहुत बड़े मिसाइल हैं, बाकी जमातों की बड़े मिसाइल हैं, नून लीग नहीं। हम नून लीग को जरा जी साइड पर रखते हैं। वो जी तो लोग कहते हैं कि शायद हम नून लीग के पीछे पड़ गए हैं। सर तमाम जमातों को, जी हाँ, जमात पीपल्स इस्लामी है, पार्टी, जमात पीपल्स, इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, हमें पता है कि जेयूआई को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं नाम नहीं ले सकते, हम साफ़ी तो ले सकते हैं कि उनको सऊदी अरेबिया से फंडिंग होती रही है, उनको लीबिया से फंडिंग होती रही है। पीपल्स पार्टी के बारे में बहुत एविडेंट है कि मार्क सीगल जो उनकी इंतखाबी उनके लिए लॉबिंग करते रहे अमेरिका में, उनको मार्क सीगल ने फंड्स इकट्ठे किए थे अमेरिका से, जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो हैं वो कोई कानूनी ज़राए नहीं है। इसी तरह दो कंपनीज के बारे में बताया गया है कि बरतानिया में नून लीग की रजिस्टर्ड थी, वहाँ से जो फंड्स आए उनके ऊपर भी सवालात हैं। एक गुजरात के बिल्डर के बारे में जो है वो पीटीआई की तहरीक, पीटीआई की जो दरख्वास्त है उसमें उसका जिक्र किया गया कि वहाँ भी एक किरदार है और उसने भी ममनुआ तरीके से फंडिंग की है। इवन $10 मिलियन जो है वो ओबीएल की जानिब से फंडिंग का भी इल्ज़ाम है कि वो मियां नवाज शरीफ को फंडिंग की गई थी। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे तहरीक इंसाफ को नॉक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, अगर उस पर फैसला हुआ तो ये तो फिर सारी जमातें नायल हो जाएंगी और ये पूरा निज़ाम ही लपेटा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वीर जी, आज का हमारा शो था, कुछ अहम चीजें आपके साथ शेयर करनी थी। ट्रांसलेशन के हवाले से फैसला क्या हुआ और कहाँ पे खड़े हैं, ट्रांसलेशन बहुत जल्दी आपके सामने होगी, आप पढ़िएगा इसे और मैं कोशिश करूंगा कि इसका ऑडियो वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल हो। वो लोग जो चाहते हैं कि इसको सुन सकें वो सुन सकेंगे, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकेंगे, और इसमें बहुत सारी हकायक हैं पाकिस्तान की कौम के लिए। मुझे इजाजत दिए, अल्लाह के बाद।